स्वागत है बच्चों आपका आप ही के इस नए YouTube चैनल माही सर पर। जी हाँ बच्चों, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए मॉडल सेट लेकर। आप लोगों ने सही सुना, मॉडल सेट लेकर। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में बता रखा था बच्चों कि आपका मॉडल सेट बहुत जल्द ही आने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि मॉडल सेट आ चुका है। अब से हम लोग बच्चों मॉडल सेट से ही सभी प्रश्न को जानेंगे बच्चों। ऑब्जेक्टिव मेरा यहाँ पर मैं अभी ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा और कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म हो जाएगा बच्चों, आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव सीरीज लेकर आऊँगा और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उन सभी प्रश्नों को हम लोग जानेंगे बच्चों। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपडेटेड रहिए बच्चों। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल के साथ नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट। जैसा कि बच्चों आप लोगों का मॉडल सेट रिलीज हो चुका है तो हम लोग बिना समय गवाए हुए हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं बच्चों कि टोटल जो होने वाला है आप लोगों का क्लास 10 के एग्जाम में, वह टोटल जो प्रश्न पत्र होने वाला है बच्चों याद रखिएगा, टोटल कुल संख्या 52 होगा प्रश्न, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपका MCQ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। बट इसमें क्या होगा, अगर आप मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे तो ठीक है बच्चों, वरना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बच्चों। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि अब आपका जो एग्ज़ाम है बच्चों वह एक बड़े बदलाव के साथ आया है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वह MCQ तो होगा बट आपका OMR सीट पर नहीं होगा। मतलब आप जो OMR सीट पर इस तरह करके घेरा लगाते थे वो आपको कुछ भी करना नहीं है, वहीं पर उसका आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का अगर बी है तो बी लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है तो ये लिखना है, इस प्रकार से बच्चों। चलिए बच्चों, अब बेसिक जानकारी हम लोग का खत्म होता है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर मैं कुछ फर्दर चीज़ों को भी डिटेल्स में डिस्कस करूँगा बच्चों। वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको जानकारी भी मिलेगी बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो सबसे पहले याद रखिएगा समतल दर्पण किसे कहते हैं बच्चों? तो जिसका परावर्तक सतह जो होता है वह सीधा होता है या सपाट होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों वह बिंब के बराबर होता है, मतलब बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। यहाँ पर पूछा फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? तो याद रखिएगा 0 होती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक बनता है उल्टा और समान आकार का। हम लोग जानते हैं बच्चों कि अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है लेकिन अलग अलग आकार का बनता है, लेकिन यहाँ पर समान आकार का बनता है। तो एक बार उसे हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर हमारा P हो गया कहीं इस पॉइंट पर, ये हो गया हमारा, एक मिनट मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मान लेता हूँ कि मैं ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। जैसे कि देखिए इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है और इसका पॉलिश जो ऊपर ऊपर साइड में हुआ है, ये साइड ये साइड, ये हो गया आपका पॉलिश किया हुआ भाग। तो यहाँ पर मेरा P होता है, ध्रुव होता है बच्चों, यहाँ पर C हो गया हमारा और यहाँ पर F। अगर मैं वस्तु को C पर ही रखता हूँ तो प्रतिबिंब भी याद रखिएगा बच्चों C पर ही बनेगा। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर, ये 1 शॉर्ट रिवीजन लेकर आऊँगा बच्चों, तो उस टाइम आप देख लीजिएगा। मतलब इसका आंसर, अगर अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को C पर ही रखना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक प्रिंटिंग में हुआ है, ऑप्शन नंबर C होगा, C पर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेजी से गति करता है? मतलब लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो याद रखिएगा बच्चों लाइट का जो स्पीड सबसे ज़्यादा होता है वह निर्वात में होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन में निर्वात नहीं दिया है, आप ऐसे ही समझिए। अगर आपको कहीं पर पहुँचना हो तो आपको रोड एकदम रास्ता फाका मिलेगा तो वहाँ पर आपका स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन भीड़ मिलेगा तो वहाँ पर आपका स्पीड कम हो जाएगा। सेम केस लाइट में भी है। तो देखिए तेल है, फिर है पानी, फिर है वायु और फिर कागज। तो इसमें लाइट को सबसे फाका रास्ता कहाँ मिलेगा बच्चों? वायु में मिलेगा। तो मतलब प्रकाश का जो गति होगा वो सबसे ज़्यादा वायु में होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक लेंस की क्षमता -4D है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू आपको दिया हुआ -4, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? F इज इक्वल टू वाट? तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, है ना। तो यहाँ पर आपको P दिया हुआ है 4, तो 1/f हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग F निकालेंगे बच्चों,
अगर हम लोग एफ निकालेंगे अब, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अगर इसको आप कट कीजिएगा तो 0.25 हो जाएगा, मतलब फोकस जीरो हो जाएगा -0.25 मीटर। तो मतलब इसका 4 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके फॉर्मूला याद रखिएगा लेंस की क्षमता का, P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? मतलब परिवर्तन जो फोकस दूरी के अलग अलग रूप से परिवर्तित कर लेता है, जैसे कि हम लोग दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं, नज़दीक की भी वस्तु को देख पाते हैं, तो किस कारण से? वहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, पक्षमाभी पेशियों के कारण से होता हुआ उसे एडजस्ट करता है ना, पक्षमाभी पेशियाँ याद रखिएगा बच्चों, पक्षमाभी पेशी यानी कि इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बताना कि दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या प्रेस बायोपिया। तो आंसर याद रखिएगा बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। ट्रिक याद रखिएगा, दूर जाइएगा तो हम हाइपर हो जाएंगे, दूर जाइएगा तो हाइपर हो जाएंगे, मतलब दूर का हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रतिरोध का इकाई मात्रक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है? वोल्ट है, फैराडे है, एम्पियर है या ओम? इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताऊंगा बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूं बच्चों। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है? टंगस्टन, आप देखे होंगे कि हम लोग के यहाँ जो पीला कलर का जो बॉल जलता है उसमें एक धातु लगी होती है जिससे लाइट निकलता है, और वह धातु है टंगस्टन। ठीक है, तो वो बल्ब में किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। तो बोला टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? धातु निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में या कुचालक में या वस्त्र निर्माण में? तो याद रखिएगा बिजली के बल्ब में। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी। उसके बाद है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है बच्चों? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? मैग्नेट हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो याद रखिएगा बच्चों, नॉर्थ से निकलते हुए साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से निकलते हुए साउथ की ओर। मतलब 9 का क्वेश्चन नंबर जो होगा बच्चों वह हो जाएगा बी, नॉर्थ से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? मतलब ऊर्जा हमको सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है ना, ऊर्जा का परम स्रोत। तो एलपीजी नहीं, ये नहीं हो सकता। परमाणु ऊर्जा नहीं, परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा तो मिलती है लेकिन हमारे लिए वो परम स्रोत नहीं है, उसको आप ले भी नहीं पाइएगा, लोगों का मृत्यु हो जाएगा। सौर ऊर्जा, जी हाँ बिल्कुल, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह सौर ऊर्जा है। अगर यह क्वेश्चन ऐसे भी रहता कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा हमारे लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो सौर ऊर्जा याद रखिएगा बच्चों, सबसे अच्छी ऊर्जा। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? जो रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं तो वह उसमें कौन सा नियम लागू होता है बच्चों? तो याद रखिएगा उसमें जो नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। एक बार हम लोग इसमें ऑप्शन को भी देख लेंगे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ये है, जी हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसका मेन आंसर हो जाएगा बच्चों ना, ये हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है बच्चों। Fe प्लस CuSO4 तो बनता है Cu प्लस FeSO4। मतलब आयरन को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डिप कराते हैं तो कॉपर और आयरन सल्फेट बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया? तो याद रखिएगा बच्चों, इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है। कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वह होता है नीला, ठीक है। और जैसे ही इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग डालते हैं लोहे का कील, तो क्या हो जाता है, उसका नीला रंग जो है वह विस्थापित हो जाता है और थोड़ा सा हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, मतलब नीला हल्का हरा हो जाता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया? तो इसमें क्या होता है, जैसे ही लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट से यहाँ पर कॉपर को ये विस्थापित कर देता है और खुद यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उसको विस्थापित कर देता है और खुद जो है लोहा वह कॉपर के साथ सल्फेट के साथ बैठ जाता है। मतलब ये विस्थापन कर रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो याद रखिएगा H+ जो आयन होता है वह सिर्फ अम्ल देता है और क्षारक क्या देता है बच्चों? OH- आयन देता है। जठर रस,
अम्ल, नींबू का रस ये भी अम्ल, शुद्ध जल ये अम्ल नहीं हमारा लवण में आता है। तो ये जो ऑप्शन है ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया बच्चों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्षारक है MgOH का Hol2, इसको एंटी एसिड कहते हैं। मैंने पिछले सेट में करवाया हुआ है बच्चों इसका क्वेश्चन, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एंटी एसिड होता है, याद रखिएगा बच्चों। इससे भी क्वेश्चन आता है कि एंटी एसिड का उदाहरण दीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी नहीं, H+ आयन बोला मतलब अम्ल के बारे में तो सबसे ज्यादा जठर रस से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। चार पदार्थ दिए गए हैं A, B, C और D, जिसका पीएच मान क्रमशः है 5, 8, 10 और 13। तो इनमें से कौन पदार्थ अम्ल है? तो याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग एक लाइन बनवा लेते हैं। तो यहाँ पर होता है 7 और ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया 14। ये पीएच स्केल, इसमें क्या होता है 0 से 7 के बीच में रहेगा तो वो चीज़ आपका अम्ल होगा, और 7 से 14 के बीच में रहेगा बच्चों तो वो हो जाएगा क्षारक, और अगर 7 पर रहेगा बच्चों तो वह हो जाएगा लवण। तो बोला कि अम्ल कौन है? तो 0 से 7 के बीच में किसी का पीएच मान है तो हाँ है 5, मतलब यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक यानी कि यहाँ पर बोल रहा है आग बुझाने का काम। तो आग बुझाने का काम नमक NaCl नमक नहीं, NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का नाम है सोडियम बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, है ना। तो याद रखिएगा बच्चों, इसी का उपयोग हम लोग कहते हैं आग बुझाने के लिए NaHCO3। याद रखिएगा NaHCO3। इसमें क्वेश्चन आता है कि NaHCO3 का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा रासायनिक नाम? Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट, या तो इसी का हम लोग जो है यौगिक जो होता है वह होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसी का उपयोग हम लोग अग्निशामक के रूप में करते हैं, आग बुझाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? इससे भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं बच्चों? जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षारक से भी अभिक्रिया कर सकता है, दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। तो CO2 ये नहीं होगा, Al2O3 हाँ ये हो जाएगा, ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षारक के साथ भी। ठीक है, Na2O3 ये भी नहीं होगा, Fe3O4 ये भी नहीं हो जाएगा आपका। Al2O3 ये अम्ल के साथ भी करेगा, Al2O3 प्लस HCl, इसको अम्ल के साथ करवाएंगे तो अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा, और इसको क्षारक के साथ Al2O3 प्लस NaOH, इसको क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कराएंगे तो भी करेगा, दोनों से अभिक्रिया करता है बच्चों। तो उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षारक से भी। तो 16 का जो होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट गैस का पूछा, तो उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं? जिसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के। जैसे कि हम लोग, तो उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है? 2 8 1, इसमें देखिए बाहरी कक्षा में 1 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो होगा बच्चों ये हमारा नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उत्कृष्ट गैस पूछा है तो ये नहीं होगा। 2 8 7 ये भी नहीं होगा, 2 8 हाँ इसका बाहरी कक्षा में 8 है, ये भी नहीं होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चों? तो जिसमें डबल बॉन्ड भी होता है या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है बच्चों? यही CnH2n में अगर -2 कर दीजिएगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल भी होता है या तो ट्रिपल भी होता है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, इसका पहले हम लोग ऑप्शन देख लेंगे तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। CH4, तो CH4 में यहाँ पर सबके बीच सिंगल बॉन्ड होता है। C2H6, इसका नाम है C2H6, इसका नाम है एथेन, और इसका नाम है जो है उसका नाम है मीथेन। और C2H2 इसका नाम है C2H2, इथाइन है, याद रखिएगा बच्चों इथाइन। तो इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
ठीक है बच्चों, तो इन सभी का मैं एक शॉर्ट रिवीजन लेकर आऊँगा बच्चों। आप मेरे चैनल के साथ सिर्फ जुड़े रहिएगा, मैं इन सभी के लिए वन शॉर्ट रिवीजन ज़रूर ही लेकर आऊँगा बच्चों, मेरा काम चल रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एच सी एच ओ बोला है, सी एच ओ कहीं पर भी आपको दिख गया बच्चों तो सीधा बोलिएगा एल्डिहाइड का है। सी एच ओ नहीं भी रहेगा तो इस तरह रह सकता है, सी डबल बॉन्ड और इधर में रहेगा एच, या तो अगर रहेगा कहीं क्वेश्चन में सी डबल ओ एच, देखिए सी एच ओ रहेगा तो एल्डिहाइड, याद रखिएगा सी एच ओ रहेगा तो एल्डिहाइड, और सी डबल ओ एच रहेगा तो कार्बोक्सिलिक, सी डबल ओ एच रहेगा तो कार्बोक्सिलिक। और अल्कोहल के लिए क्या होता है बच्चों, ओ एच होता है, अल्कोहल के लिए ओ एच, अगर ओ एच रहेगा तो अल्कोहल। और कीटोन का क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर भी कार्बन का चेन होता है और इधर भी कार्बन का चेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, दिए गए तत्वों में किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी। तो पहले हम लोग लिथियम का निकाल लेते हैं बच्चों, है ना, पहले लिथियम का निकालते हैं। तो लिथियम का कितना होता है बच्चों, देखिए लिथियम का परमाणु संख्या 3, तो पहला कक्ष हम 2 देंगे और उसके बाद 1, तो मतलब किसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो इसके बराबर होगा, मतलब बाहरी कक्ष में 1 होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का होता है परमाणु संख्या 12, तो 2 देंगे, 8 देंगे, फिर 2 देंगे, इसका नहीं आया। फिर कैल्शियम का होता है 20 बच्चों, ठीक है, कैल्शियम का होता है 20, तो 2 देंगे, 8 देंगे, 8 देंगे, फिर 2, तो इसका भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला, देखते हैं दूसरा ट्राई करते हैं हम लोग बच्चों। पोटेशियम का होता है 19 बच्चों, तो 2 देंगे, 8 देंगे, 8 देंगे, 1 देंगे, एक आ रहा है बच्चों, और लिथियम का भी एक आता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बच्चों इस सेट में काफ़ी ज़्यादा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जोक्स अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग का यहाँ से बायोलॉजी शुरू होता है बच्चों। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, देखिए इसका कई बार सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है, ठीक है, उत्पाद की प्रक्रिया के द्वारा, तो इसका बढ़िया से आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, ऑप्शन नंबर ये परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, उसके बाद है मृतजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राणी संभोजी पोषण। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। देखिए यहाँ पर बोला शरीर के वृद्धि के लिए, तो शरीर का वृद्धि होता है, याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, लेकिन हार्मोन पूछा है, ठीक है, तो शरीर के वृद्धि के लिए उपापचयन का नियमन करता है, वृद्धि के लिए वो हार्मोन पूछा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 24 नंबर, मानव में सभी अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जिसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि छींक के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं कि प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या फिर मेड्यूला, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 24 का डी, मतलब मेड्यूला ही इसे नियंत्रित करता है ना बच्चों, इसे मेड्यूला नियंत्रित करता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शा रही है, ठीक है, ये चित्र वाला इंपॉर्टेंट है। दिया गया जो चित्र, ये जो आपको चित्र दिया गया वह किस प्रकार का जनन है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक जीव है, ठीक है, ये जीव है, इसको 3 टुकड़ा में बांट दिया गया, मतलब काट दिया, ठीक है, ये कोई कीड़ा है और इसको हम लोग इस तरह करके काट दिए, तो मतलब टोटल 3 टुकड़ा हो गया। अब ये तीनों टुकड़ा कुछ इस प्रकार से हो गया, 1 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया। लेकिन क्या होता है बच्चों कि समय के साथ ये सभी क्या करते हैं, इनमें ऐसा क्षमता होता है कि समय के साथ जो है बच्चों, इनमें क्या होता है बच्चों कि अपने आप ही वृद्धि होने लगता है। तो कुछ इस प्रकार से वृद्धि जिसमें अपने आप ही वृद्धि होता है, जिसका शरीर का अंग कट जाता है वह, और उसका शरीर का अंग दोबारा अपने आप वृद्धि होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों उसे हम लोग कहते हैं बच्चों पुनरुद्ध भवन। क्या कहते हैं बच्चों, पुनरुद्ध भवन, मतलब जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अगर शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह भाग पुनः फिर से आ सकता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्ध भवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है बच्चों? निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका, शुक्रवाहिका, गर्भाशय या फिर योनि? तो याद रखिएगा बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा अंडवाहिका में होता है निषेचन। निषेचन कहाँ होता है बच्चों? अंडवाहिका में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 12 में आते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? केवल पिता के डीएनए से, ऑप्शन बी केवल माता के डीएनए से, ऑप्शन नंबर सी पिता और माता दोनों के डीएनए से। इसका मैं आंसर नहीं दूंगा बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है बच्चों, दो का। क्वेश्चन नंबर 27 का भी आपको इसका आंसर कमेंट में ही देना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र जो है में से एक प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए बोला है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है तो जाहिर सी बात है कि नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन, या फिर बोला है चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। तो ये आपका नहीं होगा, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो होगा यहाँ पर याद रखिएगा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है बच्चों। किसके द्वारा होता है? नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय विखंडन भी क्या होता है बच्चों कि एक भारी नाभिक जो है दो हल्के हल्के नाभिक में टूटती है बच्चों और अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मित करती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? बोल रहा है कि हरे पौधे की जो पत्तियां होती है प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का, जो सौर ऊर्जा वो प्राप्त करती है, कितना परसेंट भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित वो करने में खर्च करती है? सौर ऊर्जा जितना वो ली तो कितना परसेंट वो जो लाइट है उसको खाना बनाने में खर्च करती? तो याद रखिएगा 1%, ओनली 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों, 30, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा होगा? थर्माकोल के डिस्पोजल का? नहीं। प्लास्टिक के डिस्पोजल का? ये तो कभी नहीं हो सकता। मिट्टी के डिस्पोजल का या कागज़ के डिस्पोजल का? देखिए मिट्टी वाला डिस्पोजल क्या होगा, अगर पानी छिड़केंगे तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। कागज़ के डिस्पोजल का, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हुआ प्रश्न संख्या, इसमें कुल 8 प्रश्न है जिसमें आपको 6 का उत्तर देना, और ये सभी का सभी क्वेश्चन में ये सभी आपको सब्जेक्टिव है। इसके लिए बच्चों आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए बच्चों, जल्द ही मैं इन सभी के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा बच्चों। अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चलाऊँगा बच्चों। अगला जो वीडियो आने वाला है बच्चों वो इंग्लिश का आने वाला है। तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। और ध्यान रहे बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम है, अच्छा से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।